अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नॉवल हो के मजबूर का एपिसोड 4। हो के मजबूर एपिसोड 4। आ जाओ अली, इससे पहले कि देर हो जाए। वो कुछ दिनों के लिए ही आई है, मिल तो लो, अपनी शक्ल ही दिखा दो उसको। बहुत तरसी है वो, उसका इंतज़ार ख़त्म कर दो प्लीज़। उसने फ़ोन स्पीच ऑफ करके एक तरफ डाल दिया। वो एक उलझन से भागकर यहाँ आया था। क्या खबर थी यहाँ भी उलझन आ जाएगी। फ़िलहाल नए नंबर पर भी अल्ताफ़ का मैसेज था। कितने झूठ बोलूं साले तेरे लिए, आज फिर घर से फ़ोन आया था। जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता कहता रहे। यही एक बात वो उसे अलग अलग तरीक़ों से इतने दिन से कह रहा था। फ़ोन मेज़ पर रखकर वो ट्रे की तरफ देखने लगा। ऊपर फैला कपड़ा हटाया। ट्रे में रोटी चावल के अलावा भिंडी भी थी। दही वाली भिंडी उसे बहुत पसंद है। उससे बनती भी बड़े मज़े की है। जब से आने की खबर मिली थी, सामिया अक्सर जिक्र करने लगी थी। उस दिन सामिया की बात पर उसने दस्तरखान पर रखी भिंडी को हाथ भी नहीं लगाया था और न उसके बाद फिर खुद को भिंडी खाने के लिए तैयार कर पाया था। वैसे छोड़कर जाने वाले की सज़ा वो उसकी पसंदीदा चीज़ को ठुकरा कर दे रहा था। ट्रे मेज़ के किनारे की तरफ खींचकर वो कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद खाना ख़त्म हुआ तो सिर्फ थोड़ी सी दाल बची थी। दादी और हादिया की उसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। वो अपने काम निपटाकर फ्री हुई तो दादी सो रही थी। कल की जिस्मानी और जहनी थकान का असर था कि वो यूं बेवक्त सो गई थीं। उसे कल की अपनी तलखी का ख्याल सता रहा था। रात भर सोच सोचकर उसने उदासी अपने अंदर उतारकर एक फ़ैसला कर लिया था। उसने दिल में सर उठाती कोपलों को कुचलने और उस चेहरे और निगाहों को नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया था। कुछ दिन का बेनाम खामोश, कुछ लम्हों में कैद कोई ताल्लुक़ दादी से अहम कैसे हो सकता है। उसके फ़ोन में जोया की कई मिस्ड कॉल्स देखकर वो फ़ोन लिए अपने कमरे में चली आई। ये असद के स्कूल का वक्त था, सो वो बेफिक्र थी। हेलो, सॉरी यार, फ़ोन कहीं पड़ा था, मुझे खबर ही नहीं थी। शुक्र है अब खबर तो ली उसकी। क्या चल रहा है वहाँ? अब्बा ने बताया मुझे वसीम ने क्या किया है। वो तो कोई खबर नहीं, खबर ये है कि चचा ने फाइनली दादी को इनकार कर दिया। क्या? वो चीखी। हाँ, और फिर फुफ्फो ने मेरी शादी के सिलसिले में किसी मदद के सवाल पर अंगूठा दिखा दिया और अब दादी खाला के साहिल से मेरी शादी की तारीख पक्की करने जा रही हैं। हैं? वो साहिल? हाँ, वही जिसके अब्बा ने रिश्ता देते हुए ये शर्त रखी थी कि मकान और ज़मीन दामाद के नाम कर दी जाए। लेकिन दादी वहाँ क्यों कर रही हैं? उससे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। उनका कहना है खाला सगी हैं और अपना मारे भी तो छाँव में डालता है। मैं अब्बा से कहती हूँ, वो दादी से बात करेंगे। रहने दो जोया, जहाँ दादी कह रही हैं हो जाने दो। पागल हो गई हो? अभी रिश्ते देखें, ढूंढे ही नहीं, अभी तलाश करेंगे तो देखना। वो हंस पड़ी। जोया प्यारी, दादी ने कॉलेज के दौरान बहुत रिश्ते वालियों से कह रखा था। मेरी आम सी सूरत, गहरी रंगत, मेरी यतीमी, माँ बाप को खो देने की मनहूसियत, उर्दू मीडियम की वाजिबी तालीम और जाने क्या क्या वजहें बताकर मैं रिजेक्ट हुई हूँ। अब तो सब भूल भी गई मैं। यही वजह है कि दादी अशफाक चचा पर तकिए किए थी, जैसे वो आंखों देखी मक्खी निगल लेंगे अपने जो हैं। उसकी आवाज़ की तलखी और नमी जोया को तड़पा गई। और फिर दादी मेरी वजह से कितनी फ़िक्रमंद हैं, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। ये वसीम वाले हादसों के बाद वो मेरी हिफाजत की खातिर मुझे सिक्योरिटी देना चाह रही हैं।
मर्जी जैसा मुहाफिज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए एक जायज़ रिश्ता और एक छत पर गुजारा करना मजबूरी है। वो डरी हुई हैं, खुदा ना करे उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। उनकी जल्दबाजी अपनी उम्र की वजह से है और वो गलत भी नहीं जोया। खुदा उन्हें एक लंबी उम्र दे, लेकिन अपनी इस दुआ और ख्वाहिश के साथ भी मैं उनको मुतमईन और पुरसुकून देखना चाहती हूँ, जो मेरी शादी के बाद ही मुमकिन है। मौजूदा ऑप्शंस में जो बेहतर है दादी ने उसे ही चुना है। तुम क्यों इतनी नाउम्मीदी की बातें कर रही हो? ये नाउम्मीदी नहीं, हकीकत है। ख्वाब और दावों के सहारे नहीं, ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी सिचुएशन और ऑप्शंस देखकर ही किए जाते हैं। उसका जुमला असद के दिल पर ठीक निशाने पर लगा। यही तो कोई उसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। दिया, तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। तुम्हारी खाला के यहाँ साहिल की बड़ी मुश्किल से कुछ क्लासें पास हैं, बाकी सारे गवार हैं। औरतों को पैर की जूती समझने वाले अजीब माहौल है वहाँ का। तुम इनकार का हक और इख्तियार रखती हो। दादी ज़बरदस्ती नहीं करेंगी। मैं इनकार नहीं करूँगी ज़ोया। मेरे पास औरत को पैर की जूती समझने वाला और एक आवारा बदमाश, उन्हीं दो मर्दों के ऑप्शंस हैं। इसमें खाला का घर ही गनीमत है और ये गनीमत ही फ़िलहाल मुझे छुटकारा दिला सकता है। दिया, ज़ोया मुझे समझाने की कोशिश ना करो डियर। मैं सब जानती हूँ तुम जो कहना चाहती हो, लेकिन ख़ुद को मेरी जगह रख कर देखो। दादी के अलावा कौन है मेरा? उनकी बाकी ज़िंदगी का सुकून और मेरी भलाई इसी में है। चचा और फुफ्फू को अपनी माँ की फ़िक्र नहीं, वो मेरे लिए क्या और क्यों कुछ करेंगे। अब यहाँ इस घर में दादी के साथ रहना भी ख़तरनाक है। ऐसे में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं। ये सब अल्फाज और खुशकुन ख़यालात हैं। हकीकत वो है जो मैं कह रही हूँ। ज़्यादा टाल मटोल और हकीकत से नज़र बचाना बुरे नतीजे के साथ उम्र भर के पछतावे ही देगी। मुझे नहीं अच्छा लगा ये फ़ैसला अच्छा है या बुरा, ये परखने की रियायत और वक्त नहीं मेरे पास। कम बुरा कम नुकसान, वो और जो फ़िलहाल पेश आए मसाइल हल कर दे, वो फ़ैसला किया है मैंने। तुम्हारी उम्र इतनी नहीं, न तुम में ऐसी कोई कमी या ऐब है जो सारी उम्र के लिए खुद को आजमाइश में डालने वाला फ़ैसला करो। यही सबसे बड़ा ऐब और कमी है ज़ोया, कि मैं तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं चाहकर भी बिना शादी के नहीं रह सकती। मुनासिब रिश्ते का इंतज़ार नहीं कर सकती। इज़्ज़त और ज़िंदगी बचाने के लिए एक ही रास्ता नज़र आ रहा हो तो उसी पर कदम रखना ज़रूरी है। मेरे पास एक ही रिश्ता है जो मुझे दुनिया में सबसे प्यारी है। इस उम्र में उनका सुकून, इत्मीनान छीनने का गुनाह नहीं कर सकती मैं, और दादी के कहे अनकहे अंदेशे गलत भी नहीं हैं। अभी शादी की तारीख न लेना, मैं ही दादी से बात करती हूँ। तुम क्या बात करोगी? मुझे कोशिश तो करने दो। यहाँ वहाँ हाथ पैर मारकर तुम्हारे लायक लड़का तलाश करती हूँ। क्या पता किसी कोने कुदरे में मिल ही जाए। ऑल द बेस्ट। याद रखो, दादी खाला को फ़ोन कर चुकी हैं, वो किसी भी दिन आ जाएंगी। हाँ, रखो फ़ोन ताकि मैं काम पर लगूं। हादिया ने हंसते हुए फ़ोन बंद कर दिया। खुदा हाफिज़। वो फ़ोन हाथ में लिए यूं ही बैठी थी। पीछे ही खिड़की खुलने पर थम गई। इस बार वो पलटी नहीं। कल रात से वो इस खिड़की और इस कमरे में रहने वाले से जुड़े एक नए एहसास को कैसे कैसे ज़ब्र और सख्ती से कुचले जा रही थी। ये हादिया और उसका रब ही जानता था। वो यूं ही बैठी रही। लड़खड़ाहट से बचने के लिए ज़रूरी था वो ना खड़ी हो, ना मुड़े और ना देखे। वो उसके पीछे मुड़ने का मुंतज़िर था, लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि वो हिलेगी तक नहीं। पीछे से उसके चेहरे का एक ही रुख नज़र आ रहा था। इतने लिमिट के ऑप्शंस नहीं हैं। एक बार फिर हादिया सांस लेना भूल गई। आगे की गुंजाइश भी है। उफ, उसने आंखें मीच ली। वो उठकर भागना चाहती थी, लेकिन वो पत्थर हो गई थी।
पैर ज़मीन को छोड़ने से इनकारी थे। असद अगली बात के लिए कमरे से निकलकर बाहर उसके सामने जाना चाहता था। तभी उसका फ़ोन बजा। हेलो। इस खामोशी में रिंग की आवाज़ बड़ी नागवार गुजर रही थी। उसने फ़ोन कॉल रिसीव की। जी सर, कमरे में मिल गए हैं पेपर्स। मुझे गलत याद रह गया था कि स्कूल की अलमारी में रखे हैं। हादिया ने सारी हिम्मत जमा करके वहाँ से दौड़ लगाई और सीधे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर ढह गई। जी सर, आ रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद करके देखा। इतना भी काफ़ी है, उसने सोचा। मेज़ से बच्चों के जांचे हुए टेस्ट के पर्चे का पुलंदा उठाया और कमरा बंद करके बाहर निकल गया। हॉल में दादी सोई नज़र आई। हादिया कहीं नहीं थी। वो स्कूल के गेट पर पहुंचा था कि फिर फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अब्बू कॉलिंग जगमगा रहा था। अब तक अब्बू ने उसे फ़ोन किया था, न कोई पैगाम भेजा था। इस सारे मामले में उन्होंने ही उसका अंदाज समझा था। कोई ज़बरदस्ती नहीं है अली बेटा, तुम्हें जो मुनासिब लगता है वो करो। किसी के दबाव में आकर मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारा हर फैसला दिल से कबूल है। उनकी इस बात के बाद ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। उसने कॉल रिसीव की। दादी ने दरवाज़ा बजाया तो वो चौंकी। ये बेवक्त सो क्यों रही है? खुद बेवक्त की नींद लेने के बाद अब उन्हें उसके लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। बेवक्त मैं नहीं, आप सोई थीं। ज़ोहर का वक्त हो गया था तो मुझे उठा देती। उसने चौंक कर घड़ी देखी। उसे भी कहाँ वक्त का एहसास था। मेहमान को खाना दे आओ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ तब तक। उसे दादी के इकट्ठे ही अपने बहस के लिए माफ़ी मांगकर साहिल के लिए अपनी रजामंदी उन तक पहुँचाने की जल्दी थी, मगर अब वो उनसे कुछ नहीं कहना चाहती थी। इन 2 जुमलों के बाद वो ये भी भूल गई थी कि कभी यही बंदा उसे मशकूक लगा था। कल रात की तकलीफ़ और फैसला भी कहीं पीछे चले गए थे। पहली बार इस दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। तीसरी और फिर चौथी दस्तक पर भी अंदर कोई आहट न हलचल हुई तो उसने हाथ के दबाव से दरवाज़ा अंदर धकेला। कमरा खाली था। उसने झांककर मेज़ की तरफ देखा। वहाँ उसका बैकपैक नहीं था। वो दरवाज़ा बंद करके पलट गई। आज वो दादी के साथ बरामदे और हॉल में ही मंडला रही थी। असर हुई, फिर मगरिब, और अब दूर से इशा की आज़ान की आवाज़ें आ रही थीं। उसे डर लग रहा था। डर और वहम सता रहे थे। इस बार वसीम ने कोई नया तरीका ना अपनाया हो। बार बार उसका दिल चाह रहा था एक बार फिर कमरे में जाकर देखे, लेकिन वो दोपहर से सहन और बरामदे में ही थी और उसके आने का यही एक रास्ता था। खाना नहीं बनाना आज दिया? उसे बरामदे की सीढ़ी पर बैठे देखकर दादी ने पूछा। दोपहर का ही बहुत बचा है दिया, और मुझे भूख भी नहीं। मेहमान को एक ही खाना 2 बार खिलाएंगी? अच्छा नहीं लगता। उसके लिए ही थोड़ा बना ले कुछ। मेहमान ने दोपहर का खाना नहीं खाया। वो अपनी जगह से उठ गई। हैं? क्यों? आपका मेहमान सुबह से अब तक वापस नहीं आया है। अरे, पहले क्यों नहीं बताया? फ़ोन दे ज़रा मेरा, सरवर मियाँ उससे पूछती हूँ। वो कितनी बार ये सोच चुकी थी कि सरवर चचा को फ़ोन करके पूछे, मगर लिहाज और शर्म आड़े आ रही थी। उसने फ़ोन उनको थमाया। पिछले वाक़यात की रोशनी में दादी की फ़िक्रमंदी भी जायज़ थी। वो वहीं खड़ी रही। अच्छा, उन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? उसकी घबराहट आसमान पर थी। सरवर मियाँ इधर ही आ रहे हैं। वो फिर सहन में चली आई। ज़रा देर बाद दस्तक हुई और उसने या अल्लाह खैर का विर्द करते हुए दरवाज़ा खोला। उम्मीद के खिलाफ सामने सिर्फ सरवर चचा खड़े थे। क्या हुआ? उसका चेहरा देखकर उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, आए ना। कैसे फ़ोन किया था? कोई काम है? क्या काम होगा? असद मियाँ सुबह से नहीं आए। उनका पूछने को फ़ोन किया था। वो चले गए हैं। मिलकर नहीं गए? पानी से भरा गिलास हादिया के हाथ से छूट गया। क्या गिराया? दादी ने आवाज़ लगाकर पूछा।
वो कहाँ कुछ कहने के काबिल थी। उसने ग्लास और पानी यूं ही छोड़ा और दूसरा ग्लास भर के बाहर आई। सिलेबस मुकम्मल हो गया था, टेस्ट भी कई ले लिए। खुदा का शुक्र है, इतने कम वक्त में बहुत अच्छी तैयारी हो गई है बच्चों की। पहला ही रिज़ल्ट असद की वजह से शानदार आएगा इंशाअल्लाह। उन्होंने हादिया के हाथ से गिलास लिया। मिलकर तो जाना चाहिए था। दादी को अफसोस था। आप शायद सो रही होंगी, दोपहर में किसी वक्त गए हैं। वो ना खड़ी हुई थी, ना मुड़ी थी और ना देखा था, फिर भी लड़खड़ा गई थी। वो सुन होते जहन के साथ वापस किचन में आई। फर्श पर फैले पानी पर कपड़ा फेरते हुए उसके अंदर नमी बढ़ती जा रही थी। सरवर चचा को चाय देकर वो कमरे में चली आई। पलंग पर आते हुए वो आईने के सामने ठहर गई। मेरी आम सी सूरत, गहरी रंगत, मेरी यतीमी, माँ बाप को खो देने की मनहूसियत, उर्दू मीडियम की वाजिबी तालीम और जाने क्या क्या। उसने अपने ही अल्फाज उसके आसपास गूंजने लगे। तुम भूल कैसे गई थीं? आईने में एक्स के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। वो आगे कुछ सोचना नहीं चाहती थी। बहुत सारे बहाने, सवाल जवाब, ऐसे वैसे बहलावे हुमक हुमक कर उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसने बेहिसी की चादर ओढ़कर सबसे नज़र फेर ली। ज़रा सी देर में ही उसने हर जज्बे से बेपरवाही बरतने के लिए खुद को बर्फ कर लिया था। आंसुओं को ऐसी आंखें दिखाई थीं कि वो पलकों को छूने की हिम्मत ना कर सकें और अंदर ही कहीं गुम होने लगे थे। दादी उसे देखने आई तो वो सोती बन गई। सुबह वैसी ही थी जैसी 1 महीने और 10 दिन पहले हुआ करती थी। उसे किसी तीसरे का नाश्ता नहीं बनाना था। रोबोट की तरह सारे काम निपटाने के बाद उसने पाइप लगाकर सहन धोना शुरू कर दिया। वो हमेशा इस काम में इतना थक जाती थी कि फिर दादी के मुताबिक मुर्दों से शर्त लगाकर सोती थी। मेहमान वाला कमरा भी साफ कर लेती, वहाँ का सामान भी इधर ले आ। वो गीले कपड़े निचोड़कर हॉल में आई तो दादी ने कहा, अभी नहाने जा रही हूँ, कर लूँगी। कल उसने हॉल की सेटिंग चेंज करने का काम निकाल लिया। झाड़ फटक कर कोना कोना चमकाया, फिर चीज़ों की जगहें बदल दी। उसमें सारा दिन गुजर गया। उसके कान दरवाजे पर दस्तक के इंतज़ार में थे कि किस दिन खाला आती हैं और आखिरी कील ठोकी जाती है। उसके अगले दिन उसने किचन फैलाया। क्यों थका रही है खुद को? दादी को ये रोज़ की खटपट बुरी लग रही थी। आप मेरी शादी करके मुझे यहाँ से दूर भेज रही हैं, तो जाने से पहले ये सफाई भी तो ज़रूरी है। आपसे कहाँ कुछ होगा फिर? उसने संजीदगी से कहा, तेरे बाद किसे रहना है यहाँ? छोड़ दे सब जैसा है। दादी ने धीरे से कहा, मैंने सरवर मियाँ के ज़रिए वसीम को कहलवा दिया है। तेरी शादी के बाद ये घर उसे दे दूँगी। इस लम्हे उसे दादी बहुत ज़्यादा हारी हुई महसूस हुई। शोहर के बाद इस कस्बे में तन्हा एक उम्र खुददारी और रौब के साथ गुजारने के बाद अब वो बेबस थीं। अपनों ने ही अंधे भरोसे की सज़ा दी थी उन्हें। और आप कहाँ रहेंगी? मैं शबाना के पास चली जाऊंगी, वो कहकर दरवाजे से पलट गईं। जिस बेटी से उन्हें हज़ारों शिकायतें थीं, अब वो उसके बुलाए बिना ज़बरदस्ती उसके पास जाकर रहने के लिए तैयार थीं। हादिया को रोना आ गया। कैसी मोहताजी थी इन दोनों की। मेरी प्यारी दादी, मैं ये भी नहीं कह सकती मेरे साथ रहना। अगली सुबह उसके जागने से पहले दादी बाजार जाकर मटन और दूसरे सामान ले आई थीं। 4-5 लोगों का खाना तैयार करने के साथ उसे नया जोड़ा पहनकर तैयार होने का हुक्म दिया तो वो सर हिलाकर काम में जुट गई। उसने हथियार डाल दिए थे। वो खाना तैयार करके किचन से निकली तो हवा भी आ गई। उन दोनों को सर जोड़े बातें करना छोड़ वो नहाने चली गई। कमरे से बाहर आई तब भी वो दोनों हॉल के सामने कॉपी और पेन लिए बिजी थीं। रुबीना का बेटा जानता होगा, उससे पूछना पड़ेगा उसका पता। दादी अपनी किसी सहेली का जिक्र कर रही थी। वो मेहमान की लिस्ट बना रही थीं। चाय बना दे दिया? उसे देखते ही हवाबी ने कहा,
उसने गीले बालों को क्लेचर में जकड़ा और उन दोनों को चाय देकर अपना कप लेकर कथारसिस बॉक्स में आ गई। बंद खिड़की और सामने दीवार को देखे बिना वो अपनी जगह पर बैठ गई। आज कमरा खाली होने का यकीन होते हुए भी उसका कुछ कहने का दिल नहीं चाहा। वो 2 दिन से जोया का फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। वो हाथ में थामे कप को देखती रही। अभी पहला घूंट ही लिया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दिया, दादी ने उसे पुकारा, मगर वो यूं ही बैठी रही। कुछ देर बाद शायद हवाबी ने दरवाज़ा खोला था। सहन से बातों की हल्की आवाज़ें आने लगीं। ज़रा देर बाद वो सब हॉल में चले गए तो फिर खामोशी छा गई। चाय का कप नीचे रखते हुए दुपट्टे का एक सिरा ढलक कर गोद में आ गिरा। इस नए आसमानी दुपट्टे से खून और हल्दी के दाग मिट नहीं पाए थे। उसने दोनों हाथ की उंगलियों में पकड़कर वो हिस्सा सामने फैलाया और खुद को बर्फ कर लेने का भरम मिट्टी का ढेर साबित हुआ। आंसू दुपट्टे पर गिरने लगे। उसने आंसू रोकने के लिए सर ऊंचा किया और सामने दीवार पर नजर पड़ते ही आंसुओं की रवानी आ गई। अपने कथारसिस बॉक्स की जिस दीवार को वो सुनाया करती थी उस पर चौक से फ़ोन नंबर नहीं, वो कुछ नंबर फ़ोन नंबर नहीं थे। वो उसकी कथारसिस के लिए किसी का कंधा था। उसने पीछे मुड़कर खिड़की को देखा। काश हमेशा की तरह ये आज भी अचानक खुल जाए। उसके अंदर शिद्दत से ख्वाहिश जागी। तभी किसी ने अंदर से खिड़की के दोनों पट बाहर धकेले। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।